अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्विच केस। ठीक है, तो आज हम स्विच केस शुरू करेंगे और जितने भी हमारे स्विच केस के सिनेरियोज हैं वो समझेंगे। तो जो स्विच केस है ना, वो कुछ कुछ इफ एल्स इफ की तरह होता है। इफ एल्स इफ में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कंडीशन वन, फिर कंडीशन टू, फिर कंडीशन थ्री, फिर कंडीशन फोर, और वो उसी ऑर्डर में टेस्ट होती है ना। पहले कंडीशन वन टेस्ट होती है, अगर कंडीशन वन ट्रू हो जाती है तो उसका स्टेटमेंट ब्लॉक स्किप एग्जीक्यूट हो जाता है और नीचे के सारे स्टेटमेंट ब्लॉक स्किप हो जाते हैं। फिर कंडीशन वन अगर फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन नंबर टू पर जाता है कंप्यूटर, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन नंबर जो टू है उसका स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और बाकी के सारे स्टेटमेंट ब्लॉक नीचे से स्किप हो जाते हैं। कुछ कुछ इसी तरीके से हमारा स्विच केस काम करता है। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि स्विच केस के अंदर केसेस होते हैं, कंडीशंस नहीं होती। इफ एल्स इफ में कंडीशंस होती हैं और स्विच केस के अंदर केसेस होते हैं। ठीक है, तो केसेस कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्विच, सब स्मॉल में है, कुछ भी कैपिटल नहीं है। फिर आप यहां पर ब्रैकेट लगाओगे और यहां लिखोगे एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन क्या, अभी इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो एरर आ जाएगी। फिर आप लगाओगे ओपन ब्रैकेट और एंड में लगेगा इसका क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके बीच में हमारे जितने भी केसेस है वो केसेस हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग केस। सपोज मैंने लिखा केस, सब स्मॉल में है, कुछ भी कैपिटल नहीं है इसमें भी। केस के अंदर स्पेस छोड़ोगे और स्पेस के बाद आप दोगे केस का नंबर। सपोज मैंने दे दिया केस नंबर वन। फिर आप लगाओगे कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद आप लगाओगे ओपन ब्रैकेट और एंड में लगाओगे क्लोजिंग ब्रैकेट। ये इस केस का ब्लॉक से आपने केस नंबर बनाया। इसी तरीके से आप बना सकते हो केस वन के केस नंबर टू, केस नंबर टू का स्टेटमेंट ब्लॉक, ऐसा सकते हो केस नंबर थ्री, ये केस नंबर थ्री का स्टेटमेंट ब्लॉक। याद रखना ये जो हम लगा रहे हैं ये कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में तीन केसेस दिखाए, ये तीन की जगह ये 30 केस भी हो सकते हैं और 300 केस भी हो सकते हैं। लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, जितनी भी केसेस की हमें जरूरत होगी हम उतने नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इस एक्सप्रेशन की जगह पर हम पास करते हैं कोई एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, यहां कोई कंडीशन नहीं लगानी, आपको ये नहीं लिखना कि ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं। आपको या तो ए लिखना है या बी लिखना है, कोई एक वेरिएबल पास करना है। और उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से नंबर का केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर बनाए हैं केस नंबर वन, केस नंबर टू, केस नंबर थ्री। तो मैं यहां पर ये जो वेरिएबल पास कर रहा हूं ए, इस वेरिएबल का डेटा टाइप होना चाहिए इंटीजर, क्योंकि ये जो केसेस है वो किस नंबर के हैं, इंटीजर टाइप के केसेस हैं, है ना, नंबर्स हैं। तो मैंने ए की जो वैल्यू देनी है वो इंटीजर टाइप की देनी है। और यहां पर आने से पहले आपको ए की वैल्यू इनपुट करा देनी है, किसी भी तरीके से आप चाहो तो करा सकते हो। चाहे पैरामीटर से पास करके करा लो, या फिर आप बफर रीडर लगा के करा लो, या स्कैनर क्लास के थ्रू करा लो, कैसे भी करा लो। वैल्यू इनपुट होनी चाहिए। जो भी वैल्यू आप इनपुट कराते हो वो वैल्यू कंप्यूटर यहां लेकर के आता है और यहां पर चेक करता है जो भी आपने वैल्यू इनपुट कराई है उस नंबर का केस यहां पर है क्या। अगर यहां पर उस नंबर का केस होता है तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं होता तो स्किप हो जाता है। कैसे काम करता है, सपोज मैंने ए की वैल्यू दी वन, तो कंप्यूटर यहां पर वैल्यू लेकर के आएगा वन और चेक करेगा क्या यहां पर वन नंबर का केस है। हाँ, ये केस नंबर वन है, केस नंबर का मैच खा गया यहाँ पर। तो ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ जो भी लिखा है। सपोज मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट स्टेटमेंट लिख रखा है और यहाँ पर मैंने लिख रखा है वन, तो मेरा वन प्रिंट हो जाएगा और नीचे के जितने भी केसेस वो सारे स्किप हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम सेकंड टाइम चलाता हूँ और अब मैं वैल्यू ए की वैल्यू वन ना देकर के टू देता हूँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर आएगा और चेक करेगा क्या ये केस नंबर टू है, नहीं ये केस नंबर वन है। तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो स्किप हो जाएगा, आगे जाएगा, चेक करेगा क्या ये केस नंबर टू है, यस ये केस नंबर टू है। ये केस नंबर टू है तो ये केस नंबर टू ट्रू हो जाएगा और इसका जो स्टेटमेंट ब्लॉक है, सपोज यहां पर मैंने सॉफ्ट स्टेटमेंट में ले रखा है टू, तो ये टू प्रिंट कर देगा और नीचे के सारे केसेस स्किप हो जाएंगे। अगेन थर्ड टाइम चलाता हूं, ए की वैल्यू आपकी बार में ए की वैल्यू में वन टू की जगह थ्री दे देता हूं। तो अगेन कंप्यूटर क्या करता है, इंडिविजुअली हर केस को मैच करता है। ठीक है, तो अगर केस नंबर थ्री है क्या, नहीं, फॉल्स, स्किप। केस नंबर थ्री है क्या, नहीं, फॉल्स, स्किप। केस नंबर थ्री मैच कर गया, मैच कर गया तो ये केस नंबर थ्री का जो स्टेटमेंट ब्लॉक है, सपोज यहां पर लिखा हुआ है मैंने थ्री, तो ये इसको चला देगा और यहां पर थ्री प्रिंट कर देगा। ठीक है, और सपोज इस स्विच केस के बाद आखिरी में, सबसे एंड में, यहां पर मैंने सपोज कोई सॉफ्ट स्टेटमेंट लिख रखा है और यहां लिख रखा है मैंने बाय ऑल, तो ये एंड में जाकर के बाय ऑल तो प्रिंट करेगा ही करेगा, लेकिन उससे पहले वन प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा, थ्री प्रिंट होगा, डिपेंड करेगा कि आपने ए की वैल्यू क्या इनपुट कराई। अब सपोज मैंने यहां पर केस वन, केस टू, केस थ्री ही दिए हैं, लेकिन ए की वैल्यू मैंने इनपुट करा दी फाइव। अब देखो क्या यहां पर फाइव नंबर का कोई केस है, नहीं।
यहाँ पर 5 नंबर का कोई केस नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। तो हम लिखते हैं डिफॉल्ट, सब कुछ स्मॉल में लिखा जाना है, कुछ भी कैपिटल नहीं है, और इसके साथ केस भी नहीं लिखना, सिर्फ डिफॉल्ट लिखना है। और ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, जो डिफॉल्ट केस होता है वो सबसे आखिरी में लगाते हैं। और वो आखिरी में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो तब चलता है जब सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं। अगर कोई भी केस मैच नहीं खाएगा तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इफ एल्स इफ में क्या होता है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, इफ एल्स इफ और फाइनली होता है एल्स। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर स्विच केस के अंदर जब सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो स्विच केस है वहां पर लगाते हैं जहां पर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं और हम चाहते हैं कोई एक चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर यहाँ लिख सकते हैं रॉन्ग चॉइस। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप रॉन्ग चॉइस लिखो, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ऑल केसेस आर फॉल्स, ये भी लिख सकते हो। बट मैंने सिर्फ एक सैंपल स्टैंडर्ड बता दिया कि जहां पर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है वहां पर हम लोग स्विच केस लगाएंगे। तो यहाँ पर जगह सारे केसेस मेरे फॉल्स हो गए, सारी चॉइसेस फॉल्स हो गई, तो मैंने बोल दिया रॉन्ग चॉइस। बाकी रेस्ट इज अप टू यू, आपको जो लगाना वो लगा सकते। ठीक है, तो ये केस सिर्फ तब चलना है जब हमारे सारे के सारे केसेस फॉल्स हैं। ठीक। अब जैसे इफ एल्स इफ के अंदर जो फाइनली वाला जो एल्स है, सबसे लास्ट वाला जो एल्स होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप उसे लगाते हो तो वो कोई एरर नहीं आएगी, और नहीं लगाते हो तब भी कोई एरर नहीं आएगी। ऐसे ही जो डिफॉल्ट केस है स्विच केस के अंदर वो भी ऑप्शनल केस है। ठीक है, अगर आप इसे लगाते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा है आपके लिए। अगर सारे केसेस फॉल्स हो जाएंगे तो आपका डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस स्टेटमेंट ब्लॉक से कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट केस नहीं लगाया इन केस तो एरर नहीं आएगी क्योंकि वो ऑप्शनल है ना। तो लेकिन इससे प्रोग्राम का इंपैक्ट होगा। प्रोग्राम पे क्या इंपैक्ट होगा कि अगर आपके सारे के सारे केसेस फॉल्स हो गए और डिफॉल्ट केस आपने नहीं लगा रखा है तो इस स्टेटमेंट ब्लॉक से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग लगाते हैं, बट ऑप्शनल स्टेटमेंट है, नहीं लगाओगे तो एरर नहीं आएगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बहुत सारे केसेस हैं, है ना, सिनेरियोज हैं बहुत सारे। पहला सिनेरियो कवर कर लिया हमने, सेकंड सिनेरियो समझते हैं। ये जो केसेस के नंबर हैं 1 2 3, ये केसेस का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सिस्टम हमें अलाउ करता है, यानी जरूरी नहीं है कि मैं केस के बाद केस 1 के बाद 2 बनाऊं, 2 के बाद 3 बनाऊं। वो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर देखने में भी ठीक लगता है और मैनेजेबल भी आसान होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 1, यानी कि 1 2 3 की जगह 3 1 2 कुछ भी सीक्वेंस रख सकते हो। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? यहाँ पर सिस्टम हमें अलाउ करता है क्योंकि वो हर केस को एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच करता है इंडिविजुअली। जहां पर मैच मिल जाता है वहीं केस ट्रू हो जाता है, वहीं से एग्जीक्यूशन एंड हो जाता है ना। लेकिन अगर आपका जो केस है वो केस नंबर मैच नहीं करेगा तभी जाकर के वो आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। बाकी सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केस का सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये वाला सिनेरियो समझ में आया? अगला सिनेरियो, ऐसा भी नहीं है कि केस 1 2 3 लगाने हैं। ठीक है, मतलब आपने 1 2 3 लगा करके 3 1 2 कर दिया, सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन फिर भी नंबर तो वही है ना 1 2 3। तो ऐसा भी नहीं है कि केस 1 2 3 लगाने हैं। आपके प्रोग्राम की जो नीड है वहां पर जो केसेस की रिक्वायरमेंट है अब वो लगा सकते हो। यानी आप ये भी कर सकते हो केस नंबर 10, केस नंबर 20, केस नंबर 30, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो। अगर आपके केस की रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपने बोला केस 85, केस 27, केस 39, है ना, अगर कोई सिनेरियो बन रहा है तो आप नंबर यहां पर कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 लगाया जाए। लेकिन अगर आपने नंबर दिया है तो नंबर जो होगा वो इंटीजर ही होगा। यानी आप ये तो कर सकते हो केस 1, लेकिन आप ये नहीं कर सकते केस 1.5, डेसिमल नंबर नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो केस अगर होगा तो नंबर होगा, और अगर नंबर होगा तो वो सिर्फ इंटीजर होगा, वो डेसिमल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप चाहो कि मैं मुझे ना केस इंटीजर टाइप के नहीं लगाने, मुझे नंबर्स नहीं बनाने, मुझे केस बनाने ABCD, तो वो भी अलाउड है। यानी कि आप यहां पर 1 2 3 की जगह आप लिख सकते हो केस A, है ना, या यहां लिख सकते हो केस B, या यहां लिख सकते हो केस C। लेकिन ये जो ABC है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो एरर आ जाएगी क्योंकि कंप्यूटर इनको समझेगा कि ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपको ये देना पड़ेगा सिंगल कोट्स में क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, और जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज होती हैं वो हमेशा सिंगल कोट्स में दी जाती हैं। तो आप लिखोगे केस A, केस B, केस C, लेकिन कैसे दोगे? सिंगल कोट्स के अंदर। अब ये क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर है तो ये कैरेक्टर्स हैं। अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो यहां से आपने जो ऊपर वेरिएबल पास करा है, जो एक्सप्रेशन में पास करा है, ये जो वेरिएबल ए दिया है आपने, इसका डेटा टाइप फिर उस केस में कैर होना चाहिए। ठीक है, अगर इंटीजर टाइप के केसेस बना रहे हैं तो केस इंटीजर में आ जाएंगे। अगर आप केसेस कैरेक्टर बना रहे हैं तो ये जो वेरिएबल आप यहां से पास करो एक्सप्रेशन में, इसका डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए? कैर, ताकि वो एग्जैक्ट मैच कर सके। क्योंकि इंटीजर इंटीजर से मैच करेगा और कैरेक्टर कैरेक्टर से मैच करेगा। ठीक है,
दो पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लीजिए आपको केस नंबर्स भी नहीं लगाने, आपको केसेस अल्फाबेट्स भी नहीं बनाने, आपको पूरा वर्ड लिखना है। अगर आपको लिखना है सपोज केस नंबर 1, या आपको लिखना है केस नंबर 2, या आपको लिखना है केस नंबर 3, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या है, 1 2 3 ये वर्ड्स हैं, और वर्ड्स कहलाते हैं स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यूज होती हैं वो आपको देनी पड़ती हैं डबल कोट्स में। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि केसेस के नंबर डबल कोट्स में डाल देने, तो आप स्ट्रिंग भी यहां लिख सकते हो। आगे आप समझ ही गए होगे कि अगर इंटीजर था तो वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर था, केस कैरेक्टर था तो डेटा टाइप कैरेक्टर था, अगर केस स्ट्रिंग है तो डेटा टाइप यहां क्या हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, ताकि 1 to 1 मैपिंग हो सके। यहां तक समझ में आ गई सारी पॉसिबिलिटी, केसेस क्लियर सबको, नंबर्स कैसे हैं। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे बता रहा हूं मैं, वो ये है कि हर केस का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसके साथ इसके आगे पीछे कुछ नहीं आता, सिर्फ हम ब्रेक लिखते हैं। ब्रेक का नाम से ही पता चल रहा है ब्रेक क्या काम करेगा, जिस भी स्टेटमेंट ब्लॉक में ब्रेक स्टेटमेंट लगता है, जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन होता है वो उस स्टेटमेंट ब्लॉक को वहीं से एंड कर देता है, वहीं से टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, वहीं स्टॉप कर देगा। यानी कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा उसको नीचे ले जाएगा और यहां से सीधे बाय ऑल प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये यहां लगाना क्यों है स्विच केस के अंदर, वो समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने स्विच केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सपोज आपने ए की वैल्यू 2 दी, ये केस नंबर 2 तो है नहीं, तो केस नंबर 1 है, फॉल्स हो गया, नीचे गया केस नंबर 2 को एग्जीक्यूट किया क्योंकि ट्रू है। यहां पर अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगाए तो ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और बाहर जाकर के बाय ऑल प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप गलती से यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना भूल गए, आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसके नीचे वाला जो केस है ना इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। यानी सिर्फ 2 प्रिंट होना चाहिए था क्योंकि केस नंबर 2 था, लेकिन वो 2 के बाद 3 भी प्रिंट कर देगा क्योंकि आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ए की वैल्यू 1 दी और आपने 1 नंबर केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो क्या करेगा, वो केस नंबर 1 का स्टेटमेंट ब्लॉक भी एग्जीक्यूट कर देगा और उसके नीचे वाले केस को भी एग्जीक्यूट कर देगा। इवन अगर यहां ब्रेक लगाया तो यहां स्टॉप हो जाएगा और नीचे जाकर के बाय ऑल प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपने यहां भी ब्रेक नहीं लगाया, यहां भी भूल गए आप ब्रेक लगाना, तो वो 3 भी प्रिंट कर देगा, यानी केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 तीनों स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, एक और सिनेरियो, अगर मान लीजिए मैंने केस नंबर 1 जो है उसके स्टेटमेंट ब्लॉक में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, लेकिन केस नंबर 2 के स्टेटमेंट ब्लॉक में ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है और 3 में भी लगा रखा है, ठीक है। अब अगर मैंने ए की वैल्यू 2 इनपुट कराई, तो ये कौन सा नंबर का केस है, 1, तो ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगा है या नहीं लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क तब पड़ेगा जब ये केस ट्रू होता, लेकिन अगर ये केस फॉल्स है तो ये तो स्किप हो गया वैसे ही, तो ये नीचे जाएगा, केस नंबर 2 ट्रू हो जाएगा, केस नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेगा उसके स्टेटमेंट ब्लॉक को, और यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा है तो यहीं से टर्मिनेट कर देगा, यहीं से एंड कर देगा। अगर नहीं लगा होता तो क्या करता, नीचे कंटिन्यू करता, ऊपर से कोई मतलब नहीं है उसका, ऊपर स्टेटमेंट नहीं लगा है, तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तब प्रोग्राम पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर वो केस ऑलरेडी फॉल्स है तो उसके एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। ये जो लास्ट केस है आपका डिफॉल्ट केस, इस डिफॉल्ट केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ऑप्शनल है, आप लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट केस जो होता है वो हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही तब होता है जब आपके सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं, है ना। और अगर आपने यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तब भी कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसके नीचे तो कोई केस आएगा ही नहीं, और नहीं लगाया तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि इसके नीचे वैसे भी कोई केस नहीं है, ठीक है। तो अगर लगा दिया तो एरर नहीं है और नहीं लगाया तब भी एरर नहीं, प्रोग्राम चलता रहेगा। समझ में आ गया, ये सारे सिनेरियोज हैं, सब कुछ क्लियर है।